नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज प्रथम वर्ष की कक्षा इतिहास के सेकंड पेपर के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की। उनमें से जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ की विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। इसका विवरण तो मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी छोटी बड़ी जो कि महत्वपूर्ण थी कहीं ना कहीं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनमें से जो पहली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, गुजरात काठियावाड़ में स्थित थी वल्लभी विश्वविद्यालय। गुजरात काठियावाड़ के समुद्र के निकट वल्लभी एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ही नहीं था, बल्कि शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विकसित हुआ था। 7वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय की ख्याति देश के अलग अलग भागों में फैल चुकी थी। इस विश्वविद्यालय में जो पहला विहार उसका निर्माण कराया था राजकुमारी टड्डा ने। दूसरा विहार राजा धरसेन ने 580 ईस्वी में बनाया गया। इसका नाम था श्री बप्पपाद। इस विहार का निर्देशन और प्रशासन आचार्य स्थिरमती करते थे। इत्सिंग के अनुसार वल्लभी का महाविहार भी नालंदा के महाविहार के समान ही महत्वपूर्ण था। यहाँ कई सारे बौद्ध मठ थे, कई सारे विहार भी थे। हेनसांग लिखता है यहाँ 100 विहार थे, जिसमें 6000 भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र होने के साथ कारण दूर दूर के विद्यार्थी जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। सिर्फ बौद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू संप्रदाय के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आते थे। क्षेमेंद्र की जो कथा सरित सागर है, सोमदेव की उसके अनुसार अंतर्वेदी यानी गंगा यमुना दोआब का द्विज वसुदत्त का पुत्र विष्णुदत्त 16 वर्ष का हो गया तो वह वल्लभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। वल्लभी विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। स्थिरमती और गुणवती इस विश्वविद्यालय की शोभा थे, प्रमुख विद्वान थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के अलावा तर्क, व्याकरण, व्यवहार, साहित्य आदि अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इन विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी। वल्लभी के लगभग 100 श्रेष्ठी रहते थे वल्लभी में, जो सभी यहाँ दान दिया करते थे उदारता पूर्वक। अनेक राजाओं ने भी इसे दान और भेंट देकर समुचित धन प्रदान किया था। पुस्तकों के लिए प्रभुत मात्रा में दान प्राप्त होते रहते थे। 12वीं सदी में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने काठियावाड़ पर हमले बोलने शुरू किए तो वल्लभी के विहारों का ह्रास होने लगा, और जब विहार नहीं रहे तो शिक्षा केंद्र के रूप में इस नगरी का महत्व कम होने लगा। इसके अलावा जैन ग्रंथों का जो संकलन किया गया था, जैनों की जो संगीति बुलाई गई थी देवर्धि श्रमण की अध्यक्षता में, वो भी वल्लभी में ही बुलाई गई थी, जो कि उस समय शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। अब हम वैदिक या हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो क्यों ना हम शिव की नगरी काशी से ही इसका प्रारंभ करें। प्राचीन काल में हिंदू ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे अध्ययन केंद्रों की व्यवस्था की गई। वैसे तो गुरुकुल शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे, जहां जंगलों में गुरु के सानिध्य में रहते हुए शिक्षार्थी जो है अध्ययन किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे भव्य शिक्षा केंद्रों का विकास होने लगा। ऐसे शिक्षा केंद्रों के विकास में विद्वान शासकों का प्रमुख सहयोग हुआ करता था। बड़ी बड़ी राजधानियों के अलावा, बड़े बड़े नगरों के अलावा छोटे छोटे गांव भी शिक्षा के केंद्र थे। जैसे बौद्ध विहारों में शिक्षा दी जाती थी, वैसे ही हिंदू मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती थी। ऐसे कई शिक्षा केंद्रों का उल्लेख रामायण और महाभारत, जो कि हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें मिलता है। प्रयाग के संगम के तट पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था, जहां हवन पूजा के साथ साथ छात्रों द्वारा वेद पाठ कराया जाता था। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। महर्षि अगस्त्य के आश्रम दंडकारण्य में था, जहां उनके शिष्य यज्ञ और अध्ययन करते थे। मालिनी नदी तट पर महर्षि कण्व का आश्रम ज्ञान और गरिमा से युक्त था। इसके अलावा नैमिषारण्य में महर्षि शौनक का आश्रम था, जहाँ 12 वर्षों तक शिक्षा दी जाती थी। हरिद्वार में महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। महेंद्र पर्वत पर परशुराम का आश्रम था। तो काशी, कांची, कन्नौज, कश्मीर, ये नगर जो है अपने आप विद्या केंद्र के रूप में विख्यात हो चुके थे। उपनिषद काल तक आते आते काशी एक प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो चुके थे। काशी का शासक अजातशत्रु अपने विद्वता के लिए, गरिमा के लिए, ज्ञान के लिए पूरे देश में विख्यात था।
उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी काशी आया करते थे। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के शासक अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्होंने पहली बार जैनों की आचार संहिता निर्मित की थी। इसलिए काशी हिंदू के साथ साथ जैन धर्म और दर्शन का भी बड़ा केंद्र था। बौद्ध युग जब आया तब भी काशी का प्रभाव बना रहा। वैदिक ज्ञान, दर्शन, तर्क, शिक्षा में काशी अग्रणी था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन काशी में ही किया और अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार यहीं से आरंभ किया। संजीव जातक के अनुसार बोधिसत्व ने पहले तक्षशिला में अध्ययन किया था, बाद में वापस आकर काशी में आया और शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जातक साहित्य से पता चलता है कि यहाँ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए 16 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। सम्राट अशोक, प्रख्यात मौर्य शासक, ने यहाँ कई बौद्ध विहारों, मठों का निर्माण करवाया था। 7वीं सदी ने हेनसांग ने यहाँ विहार, चैत्य, स्तूपों और भवनों को देखा था। पता चलता है कि काशी जो है धर्मनिरपेक्ष नगर था, जहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का अध्ययन कराया जाता था। मध्यकालीन भारत में भी काशी विद्या का सबसे मुख्य केंद्र था। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का ह्रास होता गया, काशी प्राचीन स्नातक, वैदिक और पौराणिक दर्शन शिक्षा का केंद्र बन गया, जहाँ वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। अल बरूनी, जिन्होंने की प्रख्यात पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना की है, वो भी लिखता है कि हिंदू विद्याएं हमारे विजित भाग प्रदेशों से भागकर कश्मीर और वाराणसी जैसे सुदूर स्थानों पर चली गई है। मध्ययुगीन जो अभिलेख हमें कई सारे मिलते हैं, उनमें पता चलता है कि वाराणसी में वेदों का अध्ययन कराया जाता था। गहड़वाल वंश के कई राजाओं ने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और उनके संरक्षण में ये नगरी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि श्रीहर्ष गहड़वाल शासक विजयचंद्र के सभासद थे। उन्होंने नैषद चरित की रचना काशी में ही की थी। इसके अलावा कबीर और तुलसी जैसे संत कवि भी काशी से ही संलग्न थे। आज भी संस्कृत विद्या का काशी एक प्रमुख केंद्र के रूप में विद्यमान है और अपने अतीत को वापस से पल्लवित करने के प्रयास कर रहा है। अब हम आ जाते हैं कश्मीर पर। प्राचीन काल से ही कश्मीर धर्म और शिक्षा का प्रधान केंद्र था। यहाँ शैव मत का प्रमुख केंद्र तो था ही था, साथ ही साथ बौद्ध धर्म और शिक्षा का भी प्रधान केंद्र था। पहली सदी में प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में ही किया था। यहाँ दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, इतिहास आदि के प्रतिभा संपन्न विद्वान हुए, जिन्होंने साहित्य और संस्कृति के कई ग्रंथों की रचना की थी। हरि विजय का रचनाकार रत्नाकर, वृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बोधिसत्वादान का कर्ता श्रेमेंद्र, कला विलास, चतुर्वर्ग संग्रह, नीति कल्पत्रु, चारुचर्य आदि ग्रंथों का रचयिता सोमेंद्र, श्रीकंठ चरित का लेखक मखंक आदि विद्वान कश्मीर के निवासी थे। कल्हण, जो कि भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन भारत के इतिहास का प्रामाणिक ग्रंथ राजतरंगिणी का रचयिता है, उसने कश्मीर का इतिहास लिख करके भारतीय इतिहास को एक नया आयाम प्रदान किया है, जिससे पता चलता है कि उस समय कश्मीर भी जो है विद्वानों का, विद्वजनों का, शिक्षा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अगला जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं परमार शासक परमार शासक भोज के बारे में बात करें, जिनकी मृत्यु पर किसी ने कहा था, अद्य धारा निराधरा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। यानी राजा भोज की मृत्यु से धारा निराधार हो गई है, सरस्वती बिना सहारे की हो गई है, अवलंब विहीन हो गई है और पंडित खंडित हो गए। परमार वंश की राजधानी धारा भी पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। परमार वंश के कई राजाओं ने विद्या और ज्ञान को प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए तत्परता दिखाई। दशरूपक का लेखक धनंजय और यशोरूपावलोक का लेखक धनिक भी इसी राजधानी के आश्रित थे। राजा मुंज के शासनकाल में धारा नगरी हिंदू धर्म के शिक्षा और का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। सम्राट भोज एक विद्वान और प्रतिभाशाली शासक था। कई विषयों का प्रकांड पंडित था, जिनमें राजनीति, दर्शन, ज्योतिष, वास्तु, काव्य, साहित्य, व्याकरण, चिकित्सा, इन सभी से रिलेटेड उसने कहीं न कहीं ग्रंथों की रचना की। भोज की राजसभा में धनपाल, विज्ञानेश्वर, उवट आदि प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। उसके द्वारा स्थापित भोजशाला विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात थी और कहते हैं कि इसके जो भोजशाला के ऊपर जो ज्ञान देवी का चित्र है, वो आज भी साहित्य अकादमी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तब यही सरस्वती माता का चित्र दिखाया जाता है, उस पर अंकित है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन के समय में ही बड़ा महत्वपूर्ण
शिक्षा का भी बन गया था। राजधानी ही नहीं था बल्कि हिंदू और बौद्ध विद्या और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कई विषयों के विद्वान इस शहर की शोभा बढ़ाते थे, जिनमें बाण भट्ट हर्षचरित का रचयिता था। हर्ष खुद भी कई ग्रंथों का रचयिता था। बौद्ध और हिंदू धर्म के कई दार्शनिक शास्त्रार्थ कन्नौज में हुआ करते थे। हेनसांग ने खुद माना है कि कन्नौज के ब्राह्मण पंडित विद्वता में अद्वितीय थे। प्रतिहारों के युग में भी कन्नौज उसी तरह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। उसके बाद में राजशेखर ने कई सारे ग्रंथों की रचना की। गहड़वाल के युग में भी कन्नौज की ख्याति बरकरार रही। इस तरह से 7वीं से लेकर 12वीं सदी के भारत के पटल पर देखें तो कन्नौज राजधानी के लिए ही नहीं, अपनी सामरिक स्थिति के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित होता रहा। अब हम आ जाते हैं, गुजरात का ही एक केंद्र है अनिल पाटन, जो कि पूर्व मध्य युग के शासक थे। चालुक्य वंशी शासकों की राजधानी थी। ये सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि शिक्षा केंद्र के रूप में भी प्रख्यात थी। यहाँ हिंदू धर्म दर्शन के अलावा जैन धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। स्वयं चालुक्य वंशी शासक विद्वान होने के कारण विद्या और शिक्षा के उत्कर्ष में योग दिया करते थे। यहाँ कई सारे विद्वान जैसे सोमप्रभाचार्य, हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, जय सिंह, यशपाल, वत्सराज और मेरुतुंग जैसे विद्वान लेखकों ने यहाँ कई ग्रंथों की रचना की। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे हेमचंद्र, जिन्होंने व्याकरण, छंद, शब्द शास्त्र, साहित्य, कोश, इतिहास, दर्शन आदि अलग अलग विषयों पर अलग अलग पुस्तकों की रचना की। अनिल पाटन में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि विभिन्न भाषाओं का उत्कर्ष और प्रसार हुआ था। अब हम उत्तर भारत के तो कई सारे शिक्षा के केंद्रों के बारे में जान गए हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी हम रुख करते हैं। कांची, पल्लव वंशी शासकों के नेतृत्व में दक्षिण भारत में कांची एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ। समुद्रगुप्त के समय से इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। बाद में पूर्व मध्ययुगीन दक्षिण भारत का शक्तिशाली नगर बन गया और जहाँ कई आचार्य वैदिक साहित्य का अध्ययन कार्य किया करते थे। इस शिक्षा केंद्र का विकास बाद में विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। दक्षिण भारत के निवासियों के अलावा अलग अलग प्रदेशों के निवासियों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की। इनमें महाकवि दंडिन ने कांची के राजाश्रय में ही कई सारे ग्रंथों की रचना की। कदम्बवंशी राजकुमार मयूर वर्मन ने कांची से शिक्षा ग्रहण की और नए वंश की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि वात्स्यायन और दिंगनाग जैसे विद्वानों ने कांची विश्वविद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण की थी। कांची में संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कर्ष तेजी से हुआ। तो ये तो थे प्रमुख शिक्षा केंद्र जहाँ सुदूर देशों से विद्यार्थी आया करते थे। इसके अलावा कई छोटे मोटे जैन, बौद्ध और हिंदू शिक्षा के केंद्र थे जो कि विद्या और शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। कई बौद्ध विहार, मठ और हिंदू मंदिर ऐसे थे जो छोटी छोटी पाठशालाओं के रूप में विकसित हो रहे थे। साहयान ने खुद कश्यप बुद्ध संधाराम का उल्लेख किया है जहाँ हजारों बौद्ध शिक्षार्थी अध्ययनरत रहा करते थे। इसके अलावा जालंधर भी शिक्षा विहार का केंद्र था जहाँ हेनसांग ने 4 महीने रहकर सर्वास्तिवाद का अध्ययन किया था। कपिलवस्तु विद्या और शिल्प का केंद्र था जहाँ गौतम बुद्ध को विद्या और शिल्प का ज्ञान हुआ था। वैशाली नगर भी शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध विहारों की तरह ही हिंदू मठ और मंदिर भी शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए। कर्नाटक, नासिक, उज्जैन, पाटलिपुत्र आदि प्रधान शिक्षा केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। तो इतना हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे तो शायद हम इसी में पूरा वर्ष बिता देंगे, लेकिन प्रमुख शिक्षा केंद्रों के बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों वीडियो से आपका जो है बड़ी ही सहायता मिलेगी, आपको उत्तर लिखने में भी और प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों के रूप में जानने के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के जो पक्ष हैं उनके प्रति आपका सम्मान भी और आत्मविश्वास की भावना भी आप में विकसित होगी। धन्यवाद।